नमस्कार दोस्तों, मेरे दिल की बात के इस एपिसोड को लेकर मैं राजेंद्र नागर आज एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। आज के इस एपिसोड को देखने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस न करें, पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज का ये एपिसोड आपके स्वास्थ्य के लिए स्पेशली बनाया गया है। आज के समय में इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा लग्जरी हो चुकी है, वो बहुत ही सुविधाभोगी हो गया है और इसीलिए उसने अपने शरीर में अनेकों बीमारियों को पाल लिया है। मैं आपसे बीपी, हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं जोड़ दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन दर्द आदि आदि। ये दर्द ऐसे हैं, ये बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में शुरू में तो आदमी बहुत हल्के में इन सबको लेता है और जब ये दर्द ठीक नहीं होते हैं तो फिर आदमी दौड़ पड़ता है एलोपैथी की ओर, जहां उसे मिलती है बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयां और साथ में ऑपरेशन की सलाह। फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें न कोई साइड इफेक्ट है और न ही किसी तरह के कोई ऑपरेशन। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उज्जैन के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर डॉक्टर नीरज नागर। डॉक्टर नीरज नागर ने देहरादून से एमपीटी किया है और इंदौर के 2-3 बड़े बड़े प्रमुख अस्पतालों में विभागाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। आज स्नेहनगर में उनका क्लिनिक है जहां पर वे मरीजों का उपचार बहुत अच्छे तरीके से सेवा भाव के साथ करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करें इससे पहले आप जिस क्लिनिक में अपनी सेवाएं देते हैं, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को वो क्लिनिक ले चलता हूं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हाल मैंने कहा कि ये जो घुटने का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये बहुत ही आम बीमारियां आजकल हो गई हैं, सुविधाओं की वजह से ही हुई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा यही कहना है कि जो आज की लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल के कारण व्यक्ति का पोस्चर बिगड़ता जा रहा है। जी। जैसे आपने देखा होगा, आपके दादाजी या आपके पिताजी, किसी को भी बहुत कम आपने देखा होगा कि कभी उनको कमर दर्द हुआ होगा। जी। वो 90 वर्ष तक बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने बिताई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी। पर आज आप देखेंगे तो 25-30 साल का युवा आदमी भी कमर दर्द से जूझ रहा है, गर्दन दर्द से जूझ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण आज की लाइफ स्टाइल है। लोग दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, जी। दिन भर उसमें गर्दन उनकी झुकी रहती है, रील्स देखते हैं, जी। या फिर अगर वो अपना प्रोफेशन भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो वो लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। ओके। और लैपटॉप पे बैठेंगे तो गर्दन आगे झुकेगी, इस तरीके से काम करते हैं, गर्दन नीचे रहती है, जी। पूरा प्रेशर कंधों पे आता है, पीठ पे आता है, कमर पे आता है। जी। तो सर युवा वर्ग में तो बहुत कुछ यही कारण बन रहा है इन समस्याओं को बढ़ने का। जी। बेसिकली लाइफ स्टाइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर आती है कि अब मोबाइल से कैसे बचें? अब छोटे छोटे बच्चों को, अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्या इसका कोई देखने का सही तरीका या लैपटॉप रखने का तरीका वो बताएं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। जो बेसिकली अभी हम पहले लैपटॉप की बात करते हैं। अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, ओके, तो आजकल सर कुछ अर्गोनॉमिकल चेयर्स बनने लगी हैं। अच्छा। चेयर्स रहती हैं, आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल है। वो पूरा आपके कंधे को सपोर्ट करेगी। हाँ। उसमें स्ट्रेट होके बैठ सकते हैं। ओके। आपका ये जो लंबर एरिया रहता है पीठ का, इसके पीछे कुशन्स रहते हैं। अच्छा। जो लंबर एरिया को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एक साइंस होती है सर, ये अर्गोनॉमिक साइंस बोलते हैं इसको। हाँ। वर्क पे आपको कैसे काम करना है। तो जो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, वो आपकी आंखों से एकदम लेवल में भी ना हो, थोड़ा सा 1-1.5 इंच नीचे रहे। अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा गर्दन ना झुकानी पड़े, ऐसा ना हो, इस तरीके से ना देखना पड़े। अच्छा। थोड़ा सा आई लेवल से थोड़ा सा नीचे या इक्वल भी चल जाएगा। मोबाइल में भी ये स्थिति आएगी? मोबाइल में भी सर आप इस तरीके से काम न करें। हाँ। मोबाइल स्टैंड मिलते हैं बाजार में। अच्छा। उसको इस तरीके से अपने आई लेवल के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। अच्छा। ज्यादातर लोग मोबाइल में इस तरीके से यूज करते हैं
तो उसके कारण ओ। गर्दन की समस्या बहुत आती है। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से अपने वर्क प्लेस को डिजाइन करें, और सर जितना जरूरी है उतना ही मोबाइल का यूज करें। अगर आपको वर्क है तो उसी टाइम करें। अननेसेसरी लोग रील्स देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये अवॉइड करना जरूरी चाहिए। काम पे मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, हाँ। पर उसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल देखा ये जा रहा है कि लगभग हर 3 में से एक आदमी इन साधारण सी दिखती खतरनाक बीमारियों से पीड़ित है। किसी को घुटने का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, और एक तो देखा जाता है टेलबोन का प्रॉब्लम है। कुछ अधिकतर लोग, मुझे कंधे के दर्द से पीड़ित भी मैंने बहुत सारे देखे हैं। तो ये सब बीमारियां क्यों हो रही हैं आखिर? सर बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले हम पोस्चर की हमने भी बात की थी, जी तो कुछ टिप्स हम कर सकते हैं तो जिससे हम कमर दर्द और गर्दन दर्द से बच सकते हैं। जो मैंने आपको अर्गोनॉमिकल साइंस का बताया था, जी उससे तो गर्दन दर्द तो बच ही सकते हैं। एक तकिया की बात कर लेते हैं। जी। हाँ तकिया हमारा ऐसा होना चाहिए, जनरली लोग तकिया यूज करते हैं, कोई 2 तकिया यूज करते हैं, तो वो हाँ। गलत है। जो आपकी गर्दन रहती है पूरी ऐसे झूल जाती है। अच्छा आपका तकिया ऐसा होना चाहिए जो आपके कंधे के ऊपरी हिस्से और गर्दन के हिस्से को पूरा कवर करे। इस तरीके से इसको पूरा कवर होना चाहिए, तो आपकी गर्दन की समस्या तो काफी हद तक कम हो जाएगी। मतलब जितना हो सके पतला तकिया लेंगे। तकिया पतला होना चाहिए और इस कंधे। गैप को भरने वाला होना चाहिए, गर्दन से लेके कंधे के ऊपरी हिस्से तक का। अच्छा। तो इससे काफी हद तक गर्दन की समस्या से बच सकते हैं। दूसरा, कई लोग पीछे की जेब में पर्स रखते हैं, हाँ तो वो भी गलत है। हाँ, बड़ा मोटा पर्स हाँ, बिल्कुल रखते हैं, सही उसमें बात। आपका जो हमारी पेल्विक बोन रहती है, कूल्हे की बोन रहती है, वो लंबे समय तक यूज करने से एक तरफ की बोन, जैसे मैंने इस जेब में पर्स रखा हुआ है, तो मेरी बोन रोटेट कर जाएगी। जी लंबे समय तक ऐसे करने से ये ऊपर नीचे टिल्टिंग हो जाती है। हाँ हाँ इसको फिर हम करेक्शन करते हैं, वो हम बात करेंगे उसकी हाँ बाद में, पर हाँ। ये एक अपने आप में भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरा, एक छोटी सी बात है, हम सामान उठाते हैं। सामान कैसे उठाते हैं? सामान नीचे गिरा हुआ, मैंने उठ के इसको उठा लिया, जी। इससे पूरा प्रेशर मेरी कमर पे आया। नहीं मतलब कैसे आप अब इसमें थोड़ा सा मुझे मैं प्रैक्टिकल। उसी पे जा रहा था सर। जी अगर मुझे इस सामान को उठाना है, जी तो मेरी कोशिश ये होना चाहिए कि मेरी कमर पे प्रेशर पहले ना, पहले मैं अपने घुटनों को बेंड करूं, हाँ। उसके बाद सामान को ऐसे लिफ्ट करूं, तो मेरी कमर पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं आएगा। अच्छा। ये हम हमारे कमर के मरीजों को तो बोलते ही हैं, हाँ। पर एक सामान्य व्यक्ति जिसको कमर दर्द नहीं है, वो भी इस चीज को सावधानी रखनी चाहिए सावधानी रखनी कि चाहिए। पहले घुटने बेंड करें और उसके पहले बाद घुटने सामान बेंड उठाएं। करें, उसके बाद सामान उठाएं। लोड नहीं आएगा। इधर पूरा आपका लंबर जो डिस्क है L5S1, उस पर पूरा प्रेशर आ जाता है। अच्छा और जब आप सो के उठे, हर व्यक्ति सो के उठे तो करवट लेके उठे, अच्छा। उससे भी कमर पे प्रेशर नहीं आता। कौन सी करवट? सर करवट का इतना वो नहीं है, बायां दायां कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा। पर सोने का बोला जाता है कि बाईं तरफ करवट करके सोना वो ज्यादा अच्छा माना जाता है डाइजेशन। उठने में अपन किधर भी उठने में आप उठना करवट से चाहिए। उठना करवट से चाहिए, जिससे क्यों आपकी क्यों? उसी में जा रहा था सर। अगर मैं सीधे उठूंगा, जी सीधे उठता हूँ, तो पूरा मेरे स्पाइन पे प्रेशर आता है। मैं ऐसा सीधा उठ गया जी तो पूरी स्पाइन पे प्रेशर आएगा। जब मैं करवट लेके उठूंगा, तो पहले मेरे पैर यूज होंगे और मेरी स्पाइन सेकेंडरी यूज में आएगी। अच्छा। तो इसलिए करवट का बोला जाता है। जिनको कमर दर्द है उन्हें भी, जिन्हें नहीं है वो भी, उनको भी ध्यान रखना उनको भी चाहिए ध्यान कि स्पाइनल रखना चाहिए, कार्ड पे ज्यादा प्रेशर ना आए, नहीं तो प्रेशर वो ना। कमर दर्द के मरीज बन जाएंगे फ्यूचर में। अच्छा, ये हमारे शरीर की बड़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना स्पाइनल। सर स्पाइन आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जी जी इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा स्पाइन का एक मॉडल है। जी ये हमारा टेलबोन वाला एरिया है, कॉक्सिक्स, देन सैक्रम, लंबर एरिया, जो सबसे ज्यादा पेन ये सबसे ज्यादा यही होता है लोगों को। अच्छा। थोरेसिक, और एक गर्दन वाला एरिया जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। जब हम एक्सेसिव बैठते हैं, बहुत ज्यादा बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, समझ लीजिए मैं 4 घंटे कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो मेरी डिस्क है, ये स्वाभाविक सी बात है, मैं ज्यादा देर बैठूंगा तो ये दबेगी। और जब ये दबेगी तो इसके अंदर का जो जेल जैसा मटेरियल जो आप देख रहे हैं, ये बाहर आता है, और ये जो हमारी नर्व्स रहती हैं, कोशिका रहती है, इनको दबाना शुरू करता है, और धीरे धीरे वो नर्व, हमारी सियाटिक नर्व पैर में जाती है जी और वो धीरे धीरे पेन प्रोड्यूस करने लगती है। इसीलिए आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, साथ में एक पैर में भी दर्द हो रहा है। उनको फिर झुंझुनी आना, और फिर धीरे धीरे ये चीज अल्टीमेटली स्लिप डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है, सियाटिका हो जाता है। तो ये उन्हीं के नाम है। हाँ डॉक्टर साहब, अभी हाल जैसे आपने कहा, ये वर्ड यूज किया अभी, सियाटिका, तो कुछ लोग इसको साइटिका भी बोलते हैं। तो ये बीमारी बहुत ही कॉमन आजकल देखने में आ रही है, और विशेषकर महिलाओं में तो ज्यादा देखी जा रही है। तो इसका क्या कारण है और इसका क्या बचने का इससे उपाय है? सर जैसे आपने नाम लिया सियाटिका। सियाटिका एक हमारी नर्व होती है, सियाटिक नर्व है, जो कमर के से स्टार्ट होकर पैरों में जाती है, पैर के तलवों तक जाती है।
तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि ज्यादा देर बैठने से, बहुत ज्यादा सीटिंग वर्क करने से, या जैसे आपने महिलाओं का बोला उनको ज्यादा देर किचन में खड़े रहना रहता है, या वो नीचे फ्लोर क्लीन करते हैं, इस तरीके के काम फीमेल्स को करने में ज्यादा आते हैं। डेफिनेटली फीमेल्स में इसका रेशो थोड़ा ज्यादा है। हम भी पेशेंट देखते हैं तो हमको 70% फीमेल्स ही इसमें मिलते हैं। जब ये बीमारी स्टार्ट तो शुरू से कमर से ही होती है, धीरे धीरे मरीज 2 से 4 महीने में उसको पैर में दर्द आने लगता है, फिर उसको झुंझुनी चालू होने लगती है, और एक समय बाद उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और बेसिकली इसका हम क्लिनिकली तो हम इसको एवेल्यूएट करते हैं, बाकी एमआरआई कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है sciatica का, उसमें क्लियर हो जाता है ये बीमारी है या नहीं। ये अब किसी को ये दोनों पैर में होती है, सिर्फ कोई बोलता है सिर्फ बाएं पैर में होती है? ज्यादातर बाएं पैर में होती है, ज्यादातर होती पर दोनों पैरों में भी हो सकती है। अच्छा, तो क्या ये 100% क्योर हो सकती है, बीमारी खत्म हो सकती है? सर इसका देखिए 95% केसेस में तो फिजियोथेरेपी इसमें बहुत कारगर है। साथ में आपको कुछ दर्द निवारक दवाओं का भी शुरू में यूज करना पड़ता है जी। पर थोड़े दिन बाद आप खुद के व्यायाम से, कुछ समय आप फिजियोथेरेपी लें, कुछ 20-25 सेशन लगते हैं, फिर आप घर पे रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे आपने पूछा हमेशा ठीक होते हैं, ये बहुत कुछ मरीज पे ही निर्भर है। अच्छा। बाद में अपना कितना ध्यान रख पा रहे हैं, अच्छा, वो अपने पोस्चर का कैसा ध्यान रखते हैं, जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने जो उनको एक्सरसाइज बताई है उसको कितना उसका पालन कर रहे हैं, कोई भारी सामान तो नहीं उठा रहे। तो उस समय बहुत कुछ मरीज पे निर्भर है, पर हाँ 95% ये ठीक हो सकती है अगर मरीज चाहे तो इसमें जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं या सर्जरी वाले हैं, ये लोग तो बोलते हैं कि इसकी सर्जरी से 100% ठीक हो जाएगा। सर सर्जिकल केसेस इंडिकेटेड है, पर केवल 1 to 2% लोगों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। बाकी तो आप मतलब 95 to 98% लोग बिना सर्जरी के ठीक होते हैं। हम रोजमर्रा की प्रैक्टिस में देखते हैं, पर थोड़ा उसमें पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। सर्जरी हम बचा सकते हैं। आप ऐसे लगभग कोई पेशेंट आपके पास आए कि जिनको सर्जरी डॉक्टर ने एडवाइस की हो और आपने उसको अपने पास से फिर बिल्कुल पैरों पर चलते हुए वापस भेजा? कई पेशेंट है सर, इसे महीने में 4-5 पेशेंट्स, 3 से 4 या 5 पेशेंट्स तो इससे बचते ही है सर्जरी से। अच्छा। जिनको डेफिनेटली सर्जरी रिकमेंडेड कर दी। ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन इसी अब मुझे यहीं से जुड़ी हुई एक और बात याद आ रही है कि एक आपके पास कायरोप्रैक्टर शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो ये फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिस, ये दो चीजें, ये क्या चीजें हैं? सर बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा। फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, पर साथ में मैंने कायरोप्रैक्टिस की कुछ स्पेशलाइज्ड डिग्रीज या सर्टिफिकेट साथ में कर रखे हैं। अच्छा। बेसिकली आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट विद स्किल्स ऑफ कायरोप्रैक्टिक। अच्छा। फिजियोथेरेपी हमारे देश में काफी समय से चला आ रहा है, पर कायरोप्रैक्टिक बेसिकली अमेरिकन या यूरोपियन से आया है ये वर्ड। फिजियोथेरेपी में सर हम बेसिकली, हमारे पास फ्रैक्चर के पेशेंट्स या पैरालिटिक पेशेंट्स या बैक पेन के पेशेंट, बेसिकली ये एक एक्सरसाइज साइंस है। अच्छा। हम इसमें एक्सरसाइज पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, पेशेंट को बैक टू द लाइफ लाना, है ना। तो बेसिकली एक साइंस है जो एक्सरसाइज बेस्ड चलता है। कायरोप्रैक्टिस में जो कायरोप्रैक्टर है वो धीरे धीरे बोन, जो अब ये मान सकते हैं मिस अलाइनमेंट हो जाता है बोन्स का। अच्छा। बोन मिस अलाइन हो जाती है। जैसे ये मेरा हिप बोन है। हाँ। अब मैंने आपको बताया था कि पर्स रखा तो मेरा ये टिल्ट होकर ऊपर चला गया। हाँ। या ये ऊपर चला गया। हाँ। अब मुझे इसको बराबर लाना है। हाँ। तो ये कायरोप्रैक्टर का काम है, वो इसको लेवल में लाता है। ये आप पूरे जॉइंट्स में यूज कर सकते हैं कायरोप्रैक्टिस। जैसे गाड़ियों का अलाइनमेंट होता है, बिल्कुल नीचे व्हील्स हो जाते हैं, बिल्कुल वो चीज होता है। जैसे आप गाड़ी अलाइन कराने जाते हो ना 10,000 किलोमीटर में, तो व्हील का अलाइनमेंट होता है। तो ये भी सर अगर प्रॉपर, जैसे हमारे कुछ पेशेंट्स है महीने 2 महीने में 1 या 2 सेशन लेते हैं। अच्छा। तो वो उनका एक अलाइनमेंट हो जाता है, तो वो फ्यूचर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत अच्छी पद्धति है। हाँ। पर दोनों पद्धतियों में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस पे फिजियोथेरेपी करनी है, किस पे कायरोप्रैक्टिस करनी है। अब एक व्यक्ति अगर 70 साल का मेरे पास आएगा जी, तो मैं 70 साल वाले को कायरोप्रैक्टिस नहीं करूंगा, बहुत कम करूंगा, क्योंकि उसकी बोन पहले ऑस्टियोपोरोटिक है, बोन्स वीक हैं। हाँ। तो उसमें ध्यान रखना होगा, उसमें फिजियोथेरेपी ज्यादा काम करेगी। पर अगर 25 साल का व्यक्ति आ रहा है तो उसमें कायरोप्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी दोनों अच्छा वर्क करेगी। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, जब हमने आपका क्लिनिक विजिट किया तो ये देखा कि आपके यहाँ बहुत सारी मशीनें हैं, और एक मशीन के बारे में मालूम पड़ा कि ये स्पाइनल डीकम्प्रेसिंग मशीन कहलाती है। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है? वहां पे बहुत सारी, कहीं लेजर टेक्निक लिखा था, कहीं क्या लिखा, तो ये थोड़ा सा क्या क्या आपके पास है, थोड़ा सा बताएं। सर स्पाइन डीकम्प्रेशन मशीन एक लेटेस्ट मशीन है। जैसा आपने पहले देखा होगा, कभी किसी को कमर दर्द हो रहा था 20 से 25 साल पहले, तो घर पे लिटाते थे, ईंट बांध देते थे। हाँ, ईंट बांधते थे। हाँ, हाँ। वो स्पाइनल ट्रैक्शन था। अच्छा। वो चलता था 25-30 साल पहले। आज भी कई छोटे शहरों पे वो दिखता है। डॉक्टर एडवाइस करते हैं
पानी की थैली बांध देते हैं, उस पर लिटा दिया था। पर आज के युग में किसी को इतना टाइम नहीं कि 8-8 घंटे उसको बांध के लेटा रहे। हाँ। किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को पढ़ाई करनी है, तो वो अच्छा उपाय था, आज से 30 साल पहले के हिसाब से अच्छा था। पर अब कुछ नई टेक्निक्स आ गई, बीच में ट्रैक्शन आए। हाँ। अब ट्रैक्शन से मॉडिफाइड एक मशीन आ गई है, स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन। अच्छा। जैसे डॉक्टर सर्जरी के समय नर्व्स को डिकम्प्रेस करते हैं। हाँ। जैसे दो वर्टिब्रास आपस में टकरा रही हैं, हाँ। इनको सर्जरी के द्वारा दूर करके नर्व को डिकम्प्रेस किया जाता है। अच्छा। ये हम आजकल मशीनों के द्वारा करने लगे। अच्छा। जिससे हम सर्जरी काफी हद तक बचा लेते हैं। उससे कुछ पेन होता है क्या बॉडी में? नहीं, बिल्कुल उसको पेशेंट को बिल्कुल नहीं। अच्छा। पेशेंट को बहुत हल्का सा एक खिंचाव लगता है। ये समझ लीजिए एक मरीज उल्टा लेटा हुआ है। हाँ। ये हम इसको डिकम्प्रेस कर रहे हैं, इसको दूर दूर खींच रहे हैं। अच्छा। ये हम मशीन के द्वारा करते हैं और इससे हमने काफी पेशेंट्स की सर्जरी को बचाया है। ये बहुत अच्छा इनोवेशन है स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन। इसके साथ लेजर मशीन है। हाँ। टेकार होती है, शॉकवेव होती है। हाँ। इनसे हम काफी मरीजों को आजकल फायदा पहुंचा पा रहे हैं। ये मशीन आपके पास है? हाँ जी। देखिए लेजर टेक्निक हम सुनते हैं वहाँ पे, ये क्या चीज है लेजर से? सर लेजर से पर्टिकुलरली इन्फ्लेमेशन पे काम किया जाता है, हीलिंग होती है। अच्छा। टिश्यू रिपेयर होता है, मतलब आम भाषा में बोलूं तो ब्लड सप्लाई बढ़ता है। अच्छा। हीट बढ़ती है। अच्छा। उस जगह का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। हाँ। तो धीरे धीरे उस जगह का पेन कम हो जाता है। लेजर एक किरणें होती है जो डीप पेनिट्रेशन करती है बॉडी में। मैंने यहाँ लेजर लगाया, ये अंदर तक रेस पेनिट्रेट करेगी, उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और अपने आप उसको धीरे धीरे हीलिंग होती जाएगी। अच्छा। अगर वुंड है, जैसे बहुत दिनों तक व्यक्ति बिस्तर पे लेटा हुआ है, जैसे पैरालिटिक पेशेंट है, हाँ। अब उसको घाव हो जाते हैं, तो घाव को बचाने में लेजर बहुत कारगर है। उसके ऊपर लेजर हम रेस करते हैं। हाँ। और घाव धीरे धीरे हील हो जाते हैं। अच्छा। तो ये कुछ नई टेक्निक्स हैं जो जिनकी जानकारी सभी को होना चाहिए। अच्छा। तो डॉक्टर साहब मतलब ये हुआ कि फिजियोथेरेपी में आप बिना कोई साइड इफेक्ट, दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिजियोथेरेपी कभी भी सर्जरी की सलाह नहीं देती है और इस तरह के पेशेंट भी आपने इसमें ठीक कर दिए। कई बार जब चोट हो जाती है, मोच आ जाती है, तो कभी गर्म पानी का उसको सेक देने का बोलते हैं, कभी बर्फ का करते हैं। एक्चुअली कौन सा सेक किसके ऊपर प्रभावकारी होता है? जैसे स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे वहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं वो एक आइस पैक ही लेके जाते हैं। अगर रिसेंट इंजरी हुई है, हाँ। इंजरी अभी हुई है या 48 घंटे ही हुए हैं, या मैक्सिमम आपके 3 डेज तक आइस अच्छा काम करती है। अच्छा। रिसेंट इंजरी में, हाँ। रिसेंट इंजरी में कोल्ड अच्छा वर्क करती है। पर अगर इंजरी पुरानी हो गई, हाँ। 1 हफ्ता हो गया, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो फिर हॉट पैक्स ज्यादा अच्छा काम करते हैं। गर्म पानी का सिकाव ज्यादा बेटर रहता है। इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और कई बार किसी पेशेंट में जैसे हमें टेनिस एल्बो है, हाँ। या फिर हमें हील की हड्डी बढ़ गई है, हाँ। तो इसमें दोनों का सिकाव बोला जाता है। अच्छा। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, ऐसे 15 मिनट का एक प्रोसीजर रहता है। उसको कंट्रास्ट बात बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं मोड ऑफ इंजरी, कितना समय हुआ उस हिसाब से देख के। अच्छा अच्छा जी, ठीक है डॉक्टर साहब। अब हम चलते चलते अब आपसे कुछ ऐसी टिप्स सुनना चाहेंगे, छोटी छोटी, जो आम लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है और वो अनजाने में गलतियां भी कई बार कर जाते हैं बैठने उठने चलने फिरने में। तो आप थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को ये जरूर बता दें। सर जैसे अभी हमने पोस्चर तो डिस्कस कर ही लिया था जी, कमर दर्द और तकिया हमारा कैसा होना चाहिए, या पर्स के बारे में भी डिस्कस। बैठने वाला पोस्चर, हाँ वो बैठने वाला, मैं उसी पे जा रहा था जी। कई लोगों का बैठने का पोस्चर बड़ा, कुछ लोग इस तरीके से बैठते हैं, पीछे चले जाते हैं। जब मैं बहुत ज्यादा ऐसे पीछे जाऊंगा तो पूरा प्रेशर मेरी टेलबोन पे आएगा। हाँ। अल्टीमेटली मेरी टेलबोन हर्ट होगी, जो कॉक्सिक्स बोला जाता है जिसे। हाँ। और वो उसका पेन काफी अनबियरेबल हो जाता है। कभी भी इस तरीके से ना बैठे। अच्छा। बहुत ज्यादा आगे झुक के भी ना बैठे, कोशिश करें स्ट्रेट बैठे, और एक पतला सा कुशन पीछे लगा सकते हैं। जो हमारा L5S1 का स्पाइन का वो जो गड्ढा रहता है, उसमें एक छोटा सा कुशन लगा सकते हैं, लाइक दिस। से बैठेंगे, बेटर पोस्चर है। अच्छा। इसमें वर्किंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और सर कई लोग एकदम झटके से उठ के बैठ जाते हैं, कोई भी चीज झटके से नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली 60-65 के बाद थोड़ा धीरे धीरे उठे। अच्छा, है ना, ये लाइक दिस, थोड़ा सा पहले हाथों का सपोर्ट लें जो सीनियर सिटीजन है, उसके बाद उठे तो कमर पे प्रेशर उनके कम आएगा। अच्छा। जहां तक हो सके अगर कमर दर्द की तकलीफ है तो अपना बेल्ट आता है जो, उसको यूज करें, उसको लगा के ट्रेवल करें। सीनियर सिटीजन को आलती पालती मार के बैठना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बैठ सकते हैं सर, अगर घुटने अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। अगर घुटनों में खराबी है या एक्सरे में कुछ आया है, प्रॉब्लम है, तो फिर आलती पालती मत लगाइए। ये बात मैंने इसलिए आपसे पूछी कि ये जो हमारा सोशल मीडिया का जो जमाना है, व्हाट्सएप पे कई बार इस तरह के मैसेज आते हैं कि आफ्टर 60 व्यक्ति को नीचे नहीं बैठना चाहिए, आलती पालती मारना बंद कर दीजिए। वो साफ ये बोलते हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर घुटनों में खराबी है तो बंद कर दीजिए। खराबी है तो बंद कर दीजिए। अगर घुटने आपके, बिल्कुल बैठना चाहिए। भगवान ने घुटनों को इसी पोस्चर के लिए बनाया था। अच्छा। जैसे हम आप यही बात कर रहे हैं तो हम इंडियन टॉयलेट
के बेनिफिट बता हाँ। सकता हूँ आपको। हाँ हाँ, बहुत जैसे बिल्कुल। हमारे दादाजी के जमाने से लोग इंडियन टॉयलेट ही यूज करते थे, उनको कभी किसी तरीके की तकलीफ नहीं आई, क्योंकि अच्छा। उन्होंने जिंदगी भर उस टॉयलेट को यूज करा, उसमें घुटने पूरे मुड़ते थे, हाँ। वो नीचे बैठ के खाना खाते थे। पर अब ये कल्चर खत्म हो गया, हमारे घरों में अब इंडियन टॉयलेट्स मिल ही नहीं रहे। तो जो बच्चा छोटा है तो वो शुरू से इंग्लिश टॉयलेट से ही जा रहा है, तो वो 40-50 तक पहुंचते पहुंचते उसको नी पेन आने लगता है, हाँ। घुटने का दर्द आने लगता है। हाँ। क्योंकि इसलिए इंडियन टॉयलेट के काफी बेनिफिट थे, नीचे बैठ के कोई खाना खा नहीं रहा है, हाँ। तो इसीलिए वो धीरे धीरे वो कल्चर खत्म होता जा रहा है, वेस्टर्न टॉयलेट्स ही आ गए हैं। अच्छा। जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है, जिसके घुटने अच्छे हैं उसको तो इंडियन टॉयलेट जहां तक बने प्रयोग उसका कम करना चाहिए। हाँ, जिसको है ना? तकलीफ है हाँ। उसको यूज करना चाहिए, पर हाँ। जो इसको तकलीफ नहीं है उसको इंडियन टॉयलेट्स पे ही जाना चाहिए। और जैसे आप टिप्स की बात कर रहे थे, तो कम से कम 45-50 मिनट आपकी कुछ भी एक्टिविटी में करना चाहिए हर व्यक्ति को। या तो वो वॉक कर ले, हाँ। या स्विमिंग कर ले, या साइकिल कर ले, हाँ। कुछ भी, या अपनी स्ट्रेचिंग करे, योगा करे। हाँ। आज की लाइफ स्टाइल में आपको 45-50 मिनट या 1 घंटा तो आपकी लाइफ के लिए निकालना ही पड़ेगा। फिर कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है घुटनों की, कमर की, जो हम अपने क्लिनिक्स पे पेशेंट को कराते हैं, तो वो आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट से समझ सकते हैं, और उसको रोजाना करें। उस 1 घंटे में वो सारी चीजें आपकी होना चाहिए। हाँ। जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मुझे भी याद आई, नी पेन का आपने भी नाम लिया था। ये जो घुटनों का दर्द है, तो घुटने के दर्द में डॉक्टर जनरली सर्जरी की सलाह दे देते हैं कि घुटना बदलवा लीजिए, ये कर लीजिए। क्या आपके पास आपकी फिजियोथेरेपी में इस तरह की कुछ मशीनें या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे घुटना बिना बदले ठीक हो जाए? सर, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि अगर घुटने में बदलाव काफी ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा खराब हो रहा है, तो सर्जरी रिकमेंडेड है। अच्छा। और घुटने की सर्जरी सक्सेसफुल है। हाँ। पर अगर क्योंकि क्या होता है सर, ये जैसे घुटना है, इसके बीच में रहता है कार्टिलेज। हाँ। अगर ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गया, हाँ। तो फिर आप इसको नहीं बचा सकते। अच्छा। फिजियोथेरेपी से आप उसको थोड़ा अच्छा। प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हो, आप उसकी मसल पावर बढ़ा सकते हो। पर अगर पेशेंट रिप्लेसमेंट पे इंडिकेटेड है तो वो जाना पड़ेगा उसको। अच्छा। पर हाँ, स्पाइन के पेशेंट में फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा वर्क कर जाती है। तो ये घुटने की सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी तो करनी पड़ेगी। हाँ, पर वो सर एक्सरसाइज हाँ। पावर रीगेन करने के लिए की जाती है। हाँ। हाँ। तो अगर ग्रेड 2 तक का घुटना खराब हुआ है तो आप उसको फिजियोथेरेपी से तो ठीक मेंटेन कर सकते हो। पर अगर ग्रेड 3-4 है तो ऑनेस्टली डू रिफर टू द सर्जन के पास भेज देना चाहिए। मतलब 80% तक हम ये कह सकते हैं कि 80% तक यदि उसको घुटने का दर्द भी है तो वो सब जो है वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। हाँ, काफी कुछ उसके बाद ज्यादा कुछ होगा तो फिर तो हाँ। सर्जरी के लिए जाना ही पड़ेगा। पर बिल्कुल। तब तक जो जनरली डॉक्टर बोल देते हैं, रिफर कर देते हैं, वो हाँ। नहीं है। पहले उनको आपके पास आना चाहिए पेशेंट को। घुटने में सर एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, ये वेट बेयरिंग जॉइंट है। हाँ। ये वेट लेता है। हाँ। जैसे ही आदमी खड़ा होगा, हाँ। जैसे ये लेटा हुआ है, हाँ। खड़ा हुआ, हाँ। तो पूरा वजन उसका घुटने पे आने यस, लगता है। यस, यस। तो ये धीरे धीरे हड्डी घिसाने लगती है। घिसाने तो इसीलिए उसको साइकिल क्रोच करना चाहिए, अच्छा। स्विमिंग करना चाहिए, हाँ। जिससे आप इसकी प्रोग्रेशन स्लो कर सको। अच्छा। अपने सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, कुछ विटामिन की गोलियां भी ले सकते हैं। अच्छा। वो सब भी लिए जा सकते और कोई टिप्स सर? हैं। बाकी सर मैं यही कहूंगा कि रोज अपने शरीर को आधा से 1 घंटा दो। आप गाड़ी खरीदते हो, उसका इंश्योरेंस कराते हो, उसके अलाइनमेंट्स कराते हो, पर बॉडी का अपन केयर नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी। हाँ। सभी को समय निकालना है, वेट ना बढ़े। हाँ। हाँ। क्योंकि जब वेट बढ़ता है तो घुटने पे 3 गुना वेट बढ़ जाता है। जब अपना मेरा समझ लो, आप 1 किलो वजन बढ़ा, तो जब मेरा घुटने पे 3 किलो बढ़ेगा, जब मैं सीढ़ी चढ़ूंगा तो 5 किलो बढ़ेगा। तो इसीलिए वेट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। तो आपके पास जो भी आज के समय में अत्याधुनिक मशीनें हैं वो सब आपके क्लिनिक पर उपलब्ध हैं आपके पास? जी। अच्छा, तो दर्शकों, देखा आपने, बहुत अच्छी यूजफुल चर्चा डॉक्टर नीरज नागर ने हमारे साथ आज की, कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं आपके क्लिनिक में उपलब्ध है, और बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई दवाओं के आप ये ट्रीटमेंट करते हैं, ये सेवाएं वहां पर दे रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो उन्होंने बात कही वो बहुत अच्छी है कि हम जब हमारे पास जो व्हीकल होता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, हम जब उसका मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं, उसकी सर्विसिंग प्रॉपर समय पे कराते हैं, तो हमको हमारे शरीर की भी मेंटेन पूरा करना चाहिए, उसकी सर्विसिंग समय समय पर करवाते रहना चाहिए। और बहुत जरूरी है कि हमारी जो बैठने की जो तकनीक है, लेटने की तकलीफ है, उठने की जो 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 कुछ भी हमारी टेक्निक है, इन सब को हम ध्यान रखें कि कैसे उठना बैठना चाहिए। आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई, मोबाइल का उपयोग कैसे करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, पर्स, मोटा पर्स पीछे पॉकेट में जो लड़के आजकल पीछे रख लेते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। आपने हमें बहुत अच्छी जो टिप्स दी, और निश्चित रूप से ये टिप्स आप सबको काम आएगी। मैं पुनः डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने आज हमें अमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों तक ये बहुमूल्य जानकारी आज की तारीख में पहुंचाई, क्योंकि लगभग हर आदमी
दूसरा तीसरा आदमी इस तरह की बिल्कुल। बीमारियों से पीड़ित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्ते सर। थैंक यू दर्शकों, नमस्ते। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद।